प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान से अध्याय 10 जो कि प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित पाठ है, इसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन एक साथ एक ही पाठ में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इस पाठ को दो भागों में विभाजित करके सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के संबंध में समझेंगे। इसके पश्चात जाकर के प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में ये अध्याय दिया गया है जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित है। अब इस पाठ में किन बिंदुओं पर चर्चा हमने करना है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के संबंध में समझेंगे। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश का नेचर क्या होता है। फिर हम अगली बात करेंगे जब प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन को सबसे पहले हम समतल तलों से समझेंगे कि कोई प्लेन सरफेस है तो उस प्लेन सरफेस से प्रकाश किरणों का किस प्रकार से परावर्तन होता है। इसके पश्चात फिर गोलीय तलों से परावर्तन या स्फेरिकल सरफेसेस से किस प्रकार से परावर्तन की घटना होती है। फिर नियमित परावर्तन क्या होते हैं और अनियमित परावर्तन क्या होते हैं, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हम यहाँ पर समझेंगे कि वस्तु किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है। इसी प्रकार से समतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार से किसी छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और किसी बड़ी वस्तु का किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में हम समझेंगे। इसके पश्चात पार्श्व उत्क्रमण के बारे में समझेंगे कि लेटरल इन्वर्शन क्या होता है या किस प्रकार से दर्पण में देखने पर वस्तुएं हमको उल्टी दिखाई देती हैं, वहाँ पर किस प्रकार से उत्क्रमण की घटना होती है, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हम आएंगे कि गोलीय परावर्तन या गोलीय तलों से किस प्रकार से परावर्तन होता है, और वहाँ पर तब हम समझेंगे कि किसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, किसे अवतल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या हैं और कॉनकेव मिरर क्या हैं। फिर दर्पण से संबंधित गोलीय दर्पण, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पर गोलीय दर्पण के बारे में समझना है, तो गोलीय दर्पण के संबंध में हम चर्चा करेंगे और गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं को, विभिन्न डिफिनीशन को सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें फोकस क्या होता है, उसमें मुख्य अक्ष क्या होता है, उसमें वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम सबसे पहले समझ लेंगे। इसके पश्चात हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है विभिन्न स्थितियों में रखने पर, उनके बारे में समझेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, जब इतनी बातें हमको समझ में आ जाएंगी तो इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि दर्पण सूत्र क्या है या मिरर फार्मूला क्या है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, और यहाँ पर साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी क्या होती है। इतनी बिंदुओं पर आपको अपने को केंद्रित करना है, इतनी बिंदुओं की चर्चा इस अध्याय में करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इस सुंदर संसार को आप जानते हैं कि अपने नेत्र के द्वारा या अपनी आंखों के द्वारा इस सुंदर संसार को आप देखते हैं। कोई भी पुस्तक पढ़ना हो, कोई भी किताब पढ़ना हो, इन सब को पढ़ने के लिए आप आंखों का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से इस प्रकृति में या नेचर में वस्तुओं को देखने के लिए, चाहे जो भी वस्तु है, उस वस्तु को देखने के लिए आप नेत्र का उपयोग करते हैं। टीवी देखने के लिए, सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए,
या कुछ भी हमने कहा कि प्रकृति में जो कुछ भी है उसे देखने के लिए किसी न किसी रूप में आप अपने नेत्र का या आंखों का प्रयोग करते हैं। तो क्या वस्तुओं को कभी सोचा है आपने कि क्या वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र ही पर्याप्त होता है या नेत्र के ही द्वारा हम देख पाते हैं? सर, ऐसा संभव नहीं है। केवल नेत्र होना यह किसी वस्तु को देखने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। क्यों? आप महसूस कर सकते हैं कि रात के अंधेरे में जब किसी कमरे में आप प्रवेश करते हैं जिसमें कि लाइट नहीं जल रही हो, तो वहां पर रखी हुई वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जब कमरे का बल्ब आप जला देते हैं तो हर एक वस्तु आपको उचित स्थान पर दिखाई देने लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र के साथ ही साथ हमको प्रकाश भी आवश्यक है। अगर प्रकाश होगा तभी हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। तो किसी वस्तु से प्रकाश क्या करता है? किसी वस्तु पर आपतित जो भी प्रकाश है वह परावर्तित होकर के अथवा प्रकीर्णित होकर के उस प्रकाश का कुछ न कुछ भाग हमारे नेत्र पर पहुंचता है और नेत्र से यह मस्तिष्क पर पहुंचता है और तब जाकर के वस्तुएं हमको आसानी से दिखाई देती हैं। अब यहां पर बात आती है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश या लाइट किसे कहते हैं? तो आप काफी पहले से पढ़ते आए हैं कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा है, लाइट एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यह किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है। तो किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है जब वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है और आपतित होने के पश्चात वह विभिन्न दिशाओं में या तो परावर्तित हो जाए या तो प्रकीर्णित हो जाए। जैसे अब यहां पर देखिए, अगर सूर्य का प्रकाश यह विभिन्न वस्तुओं पर, जैसे यहां पर देखिए सूर्य से आने वाला प्रकाश, यहां पर यदि कोई गमला रखा हुआ है और इस गमले में पौधे लगे हुए हैं और इस पौधे पर आकर के गिरता है, तो गिरने के पश्चात इस प्रकाश का कुछ भाग विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। तो जो हमारे नेत्रों पर पहुंचता है, यहां पर जो हमारे नेत्र में प्रकाश पहुंचेगा उसी से यह गमला हमको दिखाई देता है। इसी प्रकार से यदि कोई पुस्तक रखी हुई है कहीं पर और इस पुस्तक को आपको देखना है, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश जब इस पर गिरेगा तो गिरने के पश्चात प्रकाश का कुछ भाग यह विभिन्न दिशाओं में जब फैल जाता है, तो फैलने के पश्चात जो भाग हमारे नेत्र में पहुंचता है उस भाग के कारण ही या प्रकाश का वह भाग ही वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। तो यहाँ पर अब मतलब यह हुआ कि प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायक है। यह हमारे नेत्र पर पहुंचता है, नेत्र से नर्व्स के द्वारा यह हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है और तब जाकर के हमको वस्तुएं आसानी से दिखाई दे पाती हैं। अब यहां पर बात आती है कि जो वस्तुएं हैं वह वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। अब यहां पर देखिए, प्रकाश के आधार पर हम वस्तुओं को विभाजित कर सकते हैं कि कुछ वस्तुएं, इनको हम दीप्त वस्तु कहते हैं और फिर हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। मीन्स दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स या वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो दीप्त वस्तु कैसी होगी? ऐसी वस्तु जिनमें उनका स्वयं का प्रकाश जिनमें होता है,
ऐसी वस्तुओं को हम कैसी वस्तु कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं या दीप्त वस्तु कहते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे यहां पर क्या हो गया? सूर्य हो गया, ठीक, मोमबत्ती हो गई, मोमबत्ती हो गई, बल्ब हो गया, यह सब कैसी वस्तुएं हैं? यह सब दीप्त वस्तुएं हैं। यह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं या इनमें खुद का प्रकाश होता है। फिर अदीप्त वस्तुएं जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है, ऐसी वस्तुओं को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। मेज है, कुर्सी है, कॉपी है, किताब है, पेड़ पौधे, यह सभी जो है वह नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। अब प्रकाश के कुछ गुणों की चर्चा यहाँ पर करते हैं। प्रकाश का क्या गुण होता है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट? यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहली चीज जो हम लोअर क्लास से पढ़ते आए हैं, 2-3 बातें हमको याद हैं। पहली बात याद है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। लाइट ऑलवेज प्रोपेगेट इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, इस बात को हमेशा याद रखना है। जो दूसरी बात यहाँ पर याद आपको होगी कि प्रकाश की निर्वात में, यहाँ पर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यह किसमें है? यह निर्वात में प्रकाश की चाल है, यह वैक्यूम में प्रकाश की चाल है। फिर तीसरी बात आती है कि परावर्तन की घटना हो, अपवर्तन की घटना हो, विवर्तन की घटना हो, व्यतिकरण की घटना हो, ध्रुवण की घटना हो या प्रकीर्णन, यह सब प्रकाश से संबंधित घटनाएं हैं या प्रकाश इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी ठोस, गैस अथवा द्रव माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर देखिए, प्रकाश में होता क्या है? प्रकाश में रेडियो तरंगों से लेकर के और गामा किरणों तक, रेडियो तरंगों से लेकर के और गामा किरणों तक का भाग होता है। और इसमें जो विजिबल लाइट होती है, केवल उसी को हम देख पाते हैं। केवल विजिबल लाइट को या दृश्य प्रकाश को ही हम देख पाते हैं। और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग 4 × 10⁻7 मीटर से 8 × 10⁻7 मीटर तक होती है। तो हमने कहा कि यहां पर क्या है? यहां पर दृश्य प्रकाश, जब प्रकाश ले रहे हैं तो हमने कहा कि रेडियो तरंगों से लेकर के और गामा किरणों तक का भाग इसमें होता है। अब यहां पर देखिए कि ये, इसको हम याद करने के लिए, यहां पर इसका मतलब है कि प्रकाश में क्या होता है? यहां पर गामा किरणें होती हैं, जिसके संबंध में उच्च कक्षाओं में आपको पढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से ए, यहां पर इसमें एक्स किरणें होती हैं। एक्स किरणें, एक्सरे, आप कभी हड्डी टूट जाती है या चेस्ट का आप एक्सरे कराने जाते हैं तो वहां पर एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। फिर आगे बात आती है परावैगनी। परावैगनी, यह परावैगनी किरणें होती हैं इसमें। फिर इसके पश्चात इसमें दृश्य प्रकाश होता है। फिर अवरक्त प्रकाश होता है, अवरक्त प्रकाश होता है। फिर इसमें सूक्ष्म तरंगे होती हैं और फिर रेडियो तरंगे होती हैं। तो रेडियो तरंगों से लेकर के और गामा किरणों तक का भाग इस प्रकाश में सम्मिलित होता है। और केवल जो विजिबल लाइट है या दृश्य प्रकाश है, वही प्रकाश हमको दिखाई देता है। फिर बात आती है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट? प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? तो अब यहां पर देखिए, क्योंकि भौतिक विज्ञान ने बहुत ज्यादा विकास किया हुआ है, आज हम क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं, क्वांटम सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर जो प्रकाशिक घटनाएं हैं, बहुत सी प्रकाशिक घटनाएं
कण सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की जाती हैं और बहुत सी ऐसी प्रकाशिक घटनाएं हैं जिनको हम तरंग सिद्धांत। तो यहां पर प्रकाश की प्रकृति क्या है? इस प्रकृति को कहते हैं द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति कहते हैं या ड्यूअल नेचर कहते हैं, ड्यूअल नेचर कहते हैं। तो यहां पर ड्यूअल नेचर कहने का मतलब क्या है? इसमें तरंग गुण भी होता है और साथ ही साथ इसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। मीन्स लाइट हैज वेव नेचर एज वेल एज द पार्टिकल नेचर। अब तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या है? तरंग सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठोस, द्रव अथवा गैस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एंड इसके अनुसार क्या है कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। लेकिन जब यहीं पर बात आती है कण सिद्धांत की, तो कण सिद्धांत क्या कहता है? कण सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश वह क्या है? वह कणों से मिलकर के बना हुआ है। प्रकाश कणों से मिलकर के बना हुआ है और यह कण ही इसकी विभिन्न घटनाओं के लिए या प्रकाशिक घटनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो तरंग सिद्धांत से जिन सिद्धांतों की हम व्याख्या कर सकते हैं, वहां पर सबसे पहले बात आती है विवर्तन की या डिफ्रैक्शन की। तो विवर्तन क्या है? ऐसी प्रकाशिक घटना जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध लगा दिया जाए तो प्रकाश उस अवरोध के कारण थोड़ा सा मुड़ करके अपने मार्ग को परिवर्तित कर ले, तो इस प्रकार की घटना को हम विवर्तन की या डिफ्रैक्शन की घटना कहते हैं। तो तरंग सिद्धांत के आधार पर विवर्तन की व्याख्या की जाती है। इसी प्रकार से व्यतिकरण की घटना, जब दो या दो से अधिक विद्युत चुंबकीय प्रकृति की तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित की जाती हैं, तो उस अध्यारोपण के फलस्वरूप जो रिजल्टेंट तरंग है या जो परिणामी तरंग है, उसके एम्पलीट्यूड में या उसके आयाम में परिवर्तन होता है। इस प्रकार की घटना को हम व्यतिकरण की घटना कहते हैं या इंटरफेरेंस की घटना कहते हैं। इसी प्रकार से यहां पर ध्रुवण की घटना है या पोलराइजेशन की घटना है। तो प्रकाश की इन घटनाओं की व्याख्या विवर्तन हुआ, व्यतिकरण हुआ या ध्रुवण हुआ, इस प्रकार की घटनाओं की व्याख्या हम प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर कर पाते हैं। लेकिन जब हम परावर्तन की बात करते हैं, परावर्तन की बात करते हैं या अपवर्तन की बात करते हैं या छाया बनने की प्रक्रिया, तो इन सब प्रक्रियाओं में प्रकाश के कण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो 10th स्टैंडर्ड में केवल आपने इतना याद रखना है कि द नेचर ऑफ लाइट इज ड्यूअल नेचर, इट हैज वेव नेचर एज वेल एज इट हैज द पार्टिकल नेचर। अब बात आती है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो यहां पर देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह ध्यान दीजिए बेटा कि लोअर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा चमकदार तल पर गिरती है तो टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहां पर हमने लोअर क्लासेस में दो शब्द इस्तेमाल किया था, चिकने व चमकदार तल।
तो चिकने व चमकदार तल। लेकिन यहां पर अब थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे कि केवल यही बात आवश्यक नहीं है कि प्रकाश की किरण किसी चिकने और चमकदार तल पर गिरेगी तभी प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी। प्रकाश के परावर्तन की घटना प्रकाश की किरण जब किसी भी तल पर, प्रकाश की किरण जब किसी भी तल पर गिरे और उसका कुछ भाग या संपूर्ण भाग टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश के परावर्तन की घटना कहते हैं। अब यहां पर देखिए कि यदि हमने चिकना और चमकदार तल लिया हुआ है, जैसे यहां पर एक समतल दर्पण लिया है यम और यम डैश, और इस पर कोई प्रकाश की किरण यह गिर रही है और टकरा करके यह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। यह प्रकाश की किरण, यह आपतित किरण कहलाती है या इंसिडेंट रेस कहलाती है, इंसिडेंट रे कहलाती है। फिर यहां पर जो प्रकाश की किरण टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट रही है, उस प्रकाश की किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं या इसको रिफ्लेक्टेड रेस कहते हैं। तो यह तो चिकने और चमकदार तल की बात हो गई। लेकिन अगर हम कोई डल सरफेस लें, ये हमने डल सरफेस लिया हुआ है, अगर इस पर भी कोई प्रकाश की किरण आप देखें आपतित होगी, तो इसका भी विभिन्न दिशाओं में कुछ परावर्तन या कुछ प्रकीर्णन की घटना यहां पर भी आपको दिखाई देगी। किसी पुस्तक पर, किसी मेज पर या कमरे में रखी हुई विभिन्न वस्तुओं या किचन में रखे हुए विभिन्न बर्तनों से प्रकाश की किरण जब परावर्तित होती है, तो परावर्तित होने के पश्चात हमारे नेत्र पर पहुंचती है। और हमने प्रारंभ में ही कहा कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमको दिखाई दे रही हैं, उनसे प्रकाश का कुछ न कुछ भाग परावर्तित होकर के हमारे नेत्रों पर पहुंचता है, तभी वस्तुएं हमको दिखाई दे पाती हैं। तो यहां पर इस बात को अब आपको ध्यान रखना है कि केवल ऐसा नहीं है कि चिकने और चमकदार तल से प्रकाश की किरण किसी तल से टकरा करके यदि पुनः उसी माध्यम में उसका कुछ भाग अथवा अधिकांश भाग वापस लौट रहा है, तो इस प्रकार की परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब यहां पर देखिए, जो परावर्तित तल यहां पर है, परावर्तित तल है, जैसे हमने कहा कि यहां पर हमने लिया कि एक ग्लास ले लिया और इसके पीछे हमने सिल्वर की पॉलिश कर दिया। सिल्वर की पॉलिश, चांदी जो है वह सबसे अच्छा परावर्तक होता है परावर्तन के संबंध में। लेकिन यह समय के साथ क्या होता है, यह समय के साथ धूमिल हो जाता है, डल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए इसके चांदी लगाने के पश्चात इसके पीछे क्या कर देते हैं, लाल पेंट कर दिया जाता है, रेड पेंट कर दिया जाता है। तो कोई भी समतल ग्लास लेकर के या कोई भी वक्र ग्लास लेकर के उसके पीछे चांदी की पॉलिश करने के पश्चात उस पर लाल पेंट कर दिया जाता है, तब वह तल परावर्तक बन जाता है। लेकिन वर्तमान समय में चांदी क्योंकि महंगी है, तो चांदी जब महंगी है तो चांदी का इस्तेमाल सामान्य रूप से दर्पण बनाने में या समतल दर्पण बनाने में या गोलीय दर्पण बनाने में नहीं किया जाता है। तो वर्तमान समय में क्या करते हैं कि हमको कोई भी समतल दर्पण बनाना हो या कोई भी गोलीय दर्पण बनाना हो, तो गोलीय दर्पण या समतल दर्पण बनाने के लिए हम इसके पीछे एल्युमिनियम की पॉलिश कर देते हैं। एल्युमिनियम की पॉलिश कर दिया जाता है और साथ ही साथ इसके पीछे लाल पेंट लगा दिया जाता है। तो यहां पर इस प्रकार से हम कोई भी परावर्तक तल प्राप्त कर सकते हैं।
अब हम किसी समतल से प्रकाश की परावर्तन की बात करते हैं, और जब किसी समतल से प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि किसी समतल तल पर प्रकाश की गिरने के पश्चात या टकराने के पश्चात टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यहाँ पर कौन कौन से टर्म है समतल से प्रकाश का परावर्तन। समतल से प्रकाश का परावर्तन। समतल से प्रकाश के परावर्तन की जब बात करते हैं तो हमने कहा कि यह एक हमने समतल दर्पण लिया हुआ है, यह समतल दर्पण है, और समतल दर्पण के लिए आप एक सीधी रेखा खींच करके और ये डैश लाइन खींच देते हैं, इसको यम यम डैश से प्रदर्शित कर दिया। फिर देखिए बेटा यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉन करते हैं या जिसको अभिलंब कहते हैं, यह बिंदु O हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई प्रकाश की किरण किसी कोण पर आपतित हो रही है, यह प्रकाश की किरण AO है, और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में यह वापस लौट जा रही है, और यह जो परावर्तित प्रकाश की किरण है उसको हमने OB से प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पर देखिए MM डैश यम यम डैश क्या है, यह समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, और समतल दर्पण में एक सामान्य सा ग्लास होता है जिसके पीछे एल्युमिनियम के या सिल्वर की पॉलिश होती है और लाल पेंट लगा रहता है। फिर देखिए O बिंदु को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, या इसको कहते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या है, वह बिंदु जिस पर आकर के प्रकाश की किरण, कोई भी आपतित प्रकाश की किरण आकर के इसी बिंदु पर टकराती है, ऐसे बिंदु को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु कहते हैं। फिर AO यह आपतित किरण है, यह आपतित किरण है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रेज या इंसिडेंट रे। फिर इसी प्रकार से यह OB या BO यह बराबर है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रेज। इसी प्रकार से यहां पर हमने अब ये ड्रॉन किया है NON डैश NON डैश, और इसको कहते हैं अभिलंब, या इसी को कहते हैं कि यह क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो इतनी बातें हैं जो कि परावर्तन के संबंध में, समतल दर्पण के संबंध में। फिर यहां पर देखिए बेटा इसको तीर की दिशा से प्रदर्शित करते हैं, यह है प्रकाश किरण है, इसको लाइट रेज कहते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरह से यह प्रकाश किरण पुंज है, यह प्रकाश किरण पुंज है। ठीक है, तो यह प्रकाश किरण पुंज है और यह प्रकाश है। यह तीर क्या बताता है, जो यहां पर एरो लगा हुआ है, तीर यह प्रकाश की दिशा को प्रदर्शित करता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट को प्रदर्शित करता है। तो अब यहां पर देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं, वह प्रकाश की किरण जो किसी समतल दर्पण पर गिरती है, ऐसी प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। और फिर परावर्तित किरण किसे कहते हैं, वह प्रकाश की किरण जो समतल तल से टकरा करके या किसी तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस प्रकार की प्रकाश की किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। फिर यहां पर जो हमने समतल लिया हुआ है, इस समतल पर एक इस तरह से डॉटेड लाइन खींचा है जिसको हमने कहा कि यह नॉर्मल है या अभिलंब है। तो किसी समतल पर खींचा गया रेखा
जो कि उसके लंबवत है यह 90 अंश का कोण बना रही है, इधर भी यह 90 अंश का कोण बना रही है, 90 अंश का कोण बना रही है, यह अभिलंब कहलाता है या नॉर्मल कहलाता है। तो लाइन ड्रॉन ऑन एनी प्लेन सरफेस इज नोन एज द नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब यह हुआ कि किसी तल पर, किसी समतल पर या किसी वक्र तल पर लंब के रूप में खींची गई जो रेखा है वह नॉर्मल है। फिर यहां पर देखिए बेटा, अभिलंब जो यहां पर आपने लिया है, अब समस्त कोणों का मापन अभिलंब से किया जाता है। यहां पर देखिए कोण, यहां पर जो AON है, कोण AON इज इक्वल टू है कोण I, और इसे ही हम कहते हैं क्या, आपतन, आपतन कोण। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। तो अब ये हुआ क्या, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार से अब यहां पर दूसरी बात है कि यह कोण NOB यह बराबर है कोण R को, और यह है परावर्तन कोण या रिफ्रैक्टेड एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है या परावर्तन कोण कहलाता है। फिर देखिए बेटा, अब हमने समझ लिया कि इसमें क्या टर्म्स हैं या क्या पद हैं। तब बात आती है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। अब यहां पर देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम, दो नियमों पर यह प्रकाश का परावर्तन आधारित है। तो परावर्तन के नियम। अब यहां पर देखिए बेटा, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम यह कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मीन्स एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। फिर दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमने लिया एक तल, तो यहां पर अब ये देखिए कि इस तल पर यह अभिलंब खींचा हुआ है और साथ ही साथ यहां पर दो, अब यह अभिलंब एक तल है और यह अभिलंब है। यहां पर इस प्रकार से देखिए, यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है और यह अभिलंब है, और यह तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो इन दोनों नियमों का अनुपालन परावर्तन की जो भी प्रकाश की किरण होती है, प्रत्येक प्रकाश की किरण जिसमें कि परावर्तन की घटना होती है, इन दोनों नियमों का पालन करती है।